नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आज बात करेंगे यूपी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर काफी तेज हो गए हैं और इतने तेज कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि अखिलेश यादव पहली दफा पोस्ट किया हो, वो हमेशा ही सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई भी मौका नहीं चूकते। लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक अस्पतालों में चरमराती व्यवस्था का जो आलम है वो आम लोगों को देखा जाए बनना पड़ रहा है, उन अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ रहा है, ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है। हाल ही में एसजीपी पीजीआई की जो घटना सामने आई, जहां पर वेंटिलेटर फटने से मां और एक बच्चे की मौत हो जाती है, आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह बेपटरी हो चुका है। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि अस्पतालों के वार्डों में कुत्ते घुस जाते हैं, तो कई बार अस्पताल से डॉक्टर भी गैर मौजूद नजर आते हैं। कहीं बेड का संकट तो कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत। बीजेपी सरकार ने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को बर्बाद कर दिया। अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। जरूरी जगहों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बिना जरूरत के कई जगहों पर विशेषज्ञ नियुक्त हैं। अस्पतालों में धांधली की वजह से जनता परेशानी उठा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक नया जिला अस्पताल क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार से ये भी पूछा कि उत्तर प्रदेश में दवाई की किल्लत कब दूर होगी, जांच मशीनों को कब ठीक कराया जाएगा। उन्होंने आगे सवाल ये भी उठाया कि स्वास्थ्य मंत्रालय दवाई व जांच माफियाओं से साठगांठ डॉक्टर्स की नियुक्ति तबादले में घपले के अलावा भी कोई काम करेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से लेन देन के बदले भाजपा वाले कब तक मुफ्त एम्बुलेंस को चलने नहीं देंगे। जनता ही अगले चुनाव में बीजेपी सरकार का पूरा पक्का और तसल्ली बख्श इलाज करेगी। वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ युवक एम्बुलेंस को धक्का लगा रहे हैं, तो वहीं एक अन्य युवक अपनी बाइक के सहारे धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। लगाओ धक्का। लगाओ धक्का। जबकि पीछे से वीडियो बना रहा शख्स युवकों को धक्का लगाने की बात कह रहा है। वीडियो के माध्यम से सवाल किया है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री भी है या फिर नहीं। सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरह से यूपी की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट आखिर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही क्यों चढ़ते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो एक बार फिर से जनहित में यह मुद्दा उठाया गया क्योंकि पीजीआई की घटना एग्जाम्पल के तौर पर काफी है उन अव्यवस्थाओं को बताने के लिए जिनसे जनता हर रोज दो चार होती है। और आखिर अब इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर जो सपा के देखा जाए पूर्व सीएम ने सवाल उठाए हैं। एक्स में उन्होंने पोस्ट किया है और पूछा है बीजेपी सरकार से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत सरकार में उत्तर प्रदेश में एक भी नया जिला अस्पताल क्यों नहीं बनाया गया, ये एक्स के माध्यम से पूछा है। और साथ ही दवाइयों की किल्लत आखिर कब दूर होगी, जांच की मशीनें कब ठीक होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाई व जांच माफियाओं से साठगांठ कर डॉक्टर की नियुक्ति करता है। जहां पर जरूरत है
है वहां पर डॉक्टरों की कमी देखने को मिल रही है और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर जरूरत से ज्यादा नियुक्ति है। ये तमाम ऐसे सवाल जो एक्स पर पोस्ट किए हैं से अखिलेश यादव ने। तो जनता पूछ रही है कि आखिर जिन वादों का दावा किया गया उचित व्यवस्थाओं को लेकर, और ये तस्वीरें बता रही हैं एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ रहा है। पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं और भी जगह जगह की तस्वीरें साझा करेंगे आपके साथ। हमारे साथ नोएडा, बुलंदशहर, प्रयागराज, मेरठ, हर जगह से संवाददाता जुड़ेंगे जो ग्राउंड जीरो से जो व्यवस्थाओं की बदहाली को आपके साथ बताएंगे, शेयर करेंगे। तो लखीमपुर खीरी, बरेली, अमरोहा, अलीगढ़, मेरठ और प्रयागराज, बुलंदशहर, नोएडा, कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत लखनऊ से कर लेते हैं क्योंकि पीजीआई की जो घटना सामने आई उसमें एक महिला समेत एक नवजात की मौत हो जाती है। ये घटना कई सवाल उठा रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें कि एम्बुलेंस को जब धक्का देना पड़ रहा है तो मरीजों को उचित व्यवस्था कैसे मिल पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया भी ये सवाल उठा रहे हैं, कई सवाल पूछे हैं। पवन, आपका रुख करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है ओपीडी सेवाएं भी ठप कर दी गई हैं। क्या कुछ अस्पतालों में व्यवस्थाओं की तस्वीर नजर आ रही है ग्राउंड जीरो पर? जी, आपको बता दें जिस तरह से पीजीआई में जो घटना हुई जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, अचानक जो है शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी और आग के बाद जो है 2 लोग उसमें जो है जलकर खत्म हो गए। तो एक बड़ा मंजर वहां पर देखने को सामने आया। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद आज वहां जांच करने गए थे और जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश जो जितने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल हैं उसमें फायर की सेफ्टी की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके लेकर ऑडिट भी शुरू कराया गया है। तो आज खुद उप मुख्यमंत्री जो है पीजीआई गए थे, वहां पर उन्होंने देखा और वहां पर लोगों से पूछा कि जो फायर की जो सुविधाएं हैं वो क्या सुविधाएं हैं और किस तरह जो घटना हुई और आगे इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। तो कुल मिलाकर अब सभी जो हॉस्पिटल है उसमें ऑडिट किया जाएगा, फायर की जो सेफ्टी है वो परखी जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद ही इस तरह का एक्शन लिया जाता है। उससे पहले सरकार और उनके नुमाइंदे शायद सोते रहते हैं। जब कोई घटना घटती है, घटना घटने का इंतजार किया जाता है और घटना घटने के बाद वो सारे इंतजामात के जांच पड़ताल में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अब जो ऑडिट कराया जाए उससे क्या बिल्कुल, इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है शासन स्तर पर? क्योंकि लगातार अस्पतालों में जिस तरीके से आवारा कुत्ते घूमते हुए नजर आते हैं, समय रहते उचित इलाज मरीजों को नहीं मिल पाता है, बदहाली का आलम नजर आता है और लगातार सवालों के घेरे में। और अब समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री आखिर कहां है? जिन जिम्मेदारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए गए उन दावों पर खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इन सवालों, ये सवाल उठना लाजमी है जो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई दुर्घटनाएं इस बीच सामने आ जाती हैं। इसी बीच दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी और प्रेम जी चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, आपका चैनल धन्य है। ये आपने कितनी बार दिखाया है, कितनी बार कुत्तों को लाशों के पास में दिखाया है, मरीज सोए हैं उनके सर पे चढ़ा हुआ दिखाया है, ये बात तो ठीक है। अभी देखिए आपने एक एम्बुलेंस दिखाई जिसको कि धक्का देके आदमी चला रहे हैं। और देखिए एक तरफ अभी बनारस में रोड शो कर रहे थे हमारे पीएम साहब, बगल से जब निकलने के लिए एम्बुलेंस को जगह दी गई तो वाई लूटी पीएम साहब ने कि देखिए कितने वो अच्छे हैं कि हमारे उसके लिए भी जगह दे रहे हैं अपने रोड शो में। आप देखिए ये धक्का दे के चला रहे हैं, यहाँ पे इनको क्या मान्यता देंगे? पीएम साहब को दिखाइए दिलाइए और जो चैनल उनकी बड़ाई करते थे उनको दिखाइए। तो ये अवस्था का मतलब क्या है सर? वाई लूटना इनका क्या फर्ज बन गया है?
ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे, समझ में नहीं आता है। आपका चैनल धन्य हो गया मैम, आपकी बात शुक्रिया प्रेम जी। ये आवाज तब तक उठती रहेगी जब तक इस पर उचित एक्शन न लिया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और लगातार देखा जाए तो जो डिप्टी सीएम है वो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन इस सक्रियता के बाद भी ये बदहाली की तस्वीर नजर आ रही है। अगले दर्शक सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो स्वास्थ्य महकमे वाला मामला है जी, ये धरातल पे नहीं उतरता है, क्योंकि मरीज जाता है अस्पतालों में भटकता रहता है, डॉक्टर मिलते नहीं है, वहाँ मनमानी तरीके दवाएं बाहर से लिख दी जाती हैं, गरीब आदमी तो लूट जाता है। ऐसे में तो स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए सीएम महोदय के कांटेक्ट करने चाहिए, क्योंकि उनके जिले के अंदर से कोई समस्या न आवे, किसी प्रकार की कोई कमी न महसूस हो। ये शासन स्तर का मामला है, उसको तय करना चाहिए सीएम महोदय को। शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय ऐसे मुद्दों को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं, नोएडा से मुनिंद्र शर्मा। शुरुआत कानपुर से कर लेते हैं। अमित शर्मा, देखा जाए तो कानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर है और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर धरातल पर नजर आ रही हैं? की स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो प्रदेश में अगर सबसे खराब स्वास्थ्य सेवा की बात की जाएगी तो वो ठीक है। कानपुर का ही नाम अमित आएगा। वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं ठप की गई हैं, तो मेडिकल कर्मचारियों ने हड़ताल की है। वेतन को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की है। केजीएमयू में ओपीडी सेवाएं ठप, यानी कि अब दिक्कतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, वेतन को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की है और जाहिर सी बात है इस हड़ताल से अब जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो फिलहाल बाधित होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जिन समस्याओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो समस्या सुलझने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओपीडी सेवाएं अब ठप हैं और वेतन को लेकर ये हड़ताल कर्मचारियों की। तो वेतन को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। ओपीडी सेवाएं अब ठप। केजीएमयू की अगर बात की जाए तो यहां पर ओपीडी सेवाएं बाधित होती इस हड़ताल के वजह से नजर आ रही हैं। तो वेतन को लेकर कर्मचारियों ने यह हड़ताल की है, कामकाज ठप कर दिया है। अब मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ये परेशानी और बढ़ने वाली है। हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। भरत सेठी, अगर देखा जाए स्वास्थ्य की बदहाल तस्वीर को लेकर हम बात कर रहे थे और राजधानी लखनऊ से ये खबर सामने आ जाती है कि वेतन को लेकर कर्मचारियों ने यह हड़ताल की है, यानी कि ओपीडी की सेवाएं बाधित होती हुई नजर आ रही हैं, दिक्कतें और मरीजों की बढ़ने वाली हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस खबर को हम लोग प्रमुखता से दिखा रहे थे कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। उसी के दौरान एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर है कि केजीएमयू में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, कह सकते हैं संविदा कर्मी, उन्होंने सुबह से ही प्रदर्शन कर रखा था अपनी मांगों को लेकर और अब वो हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शन की बात करें, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमको समय से वेतन मिलता, हमारा वेतन काट के मिलता है। अगर हम जो छुट्टियां हैं उन छुट्टी को करते हैं, जो 4 छुट्टियां हैं उस दौरान भी हमारा वेतन काटा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया कि उनका एक साथी संविदा कर्मी जिसने फांसी लगा ली थी और उसने साफ तौर पर यह लिख के गया था कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। उनके घर वालों ने ये कहा था कि ये डिप्रेशन में रहते थे, समय से वेतन नहीं मिलता था, जिस कारणवश उन्होंने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। इसके आक्रोशित हो गए थे तमाम जो संविदा कर्मी है और एकजुट होकर मिशन कर रहे थे कि हम लोगों का जो वेतन है वो समय से दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी है, जो संस्था जो पैसे प्रोवाइड करवाती है, जो सैलरी इनको देती है, वो समय से इनका वेतन नहीं दे रही, उल्टा काट रही थी, जिसको लेकर आज
काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बिल्कुल। भरत, अगर देखा जाए भरत सेठी, तो ये कितने दिनों का वेतन है जो अभी तक नहीं दिया गया है, और इसको लेकर और एक कर्मचारी फांसी तक लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है, बावजूद भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। देखिए, बड़ी संख्या में संविदा कर्मी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे 1 महीना हम लोगों का पूरा होता है तो हमको 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वेतन मिल जाना चाहिए। वो वेतन उनको 20-25 तारीख के बाद या 30 तारीख के आसपास 2 महीनों का वेतन है वो 1 महीने में मिलता है। जिससे लेकर इन्होंने अपने तमाम अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा था कि हमको वेतन समय से दिया जाए, हमारी दिक्कतें, हमको परिवार चलाने में दिक्कतें हो रही है, तमाम छोटी दिक्कतें हैं, अगर वेतन नहीं आया तो समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी से डिप्रेशन में आकर एक संविदा कर्मी ने सुसाइड कर लिया, और साथ ही साथ अब तमाम जो संविदा कर्मी उनके साथी हैं वो आक्रोशित हो गए और सरकार से, प्रशासन से मांग करने लगा कि हमारी जो दिक्कतें हैं उसको दूर की जाए, अन्यथा हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन अब जो जानकारी, एक बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये है कि तमाम जो संविदा कर्मी है, तमाम जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पर चला गया, जिससे अब केजीएमयू में एक बड़ी समस्या का सामना जो बिल्कुल इसमें अब इस हड़ताल के बाद जाहिर सी बात है मरीजों को भी दिक्कतें होंगी, और अगर प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर बात की जाए तो कोई किसी तरीके का आश्वासन? देखिए, निश्चित तौर पर इनको आश्वासन बोला जा रहा है कि हम ऊपर हाई अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, जो तमाम जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, लेकिन इनका कहना है कि लिखित हमको दिया जाए कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, हम तब तक स्ट्राइक पर रहेंगे, तब हमको लिखित नहीं मिलेगा। और ऊपर से अधिकारियों तक ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमको आश्वासन दें आगे। फिलहाल अभी इनकी स्ट्राइक कंटिन्यू है, तमाम जो संविदा कर्मी है वो अपने स्ट्राइक पर अड़े हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि हमको लिखित दिया जाए, कि वर्बली न बोला जाए कि आपके समय से चल गया, कि हमको लिखित दिया जाए, तब हम स्ट्राइक को खत्म करेंगे। शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यानी कि इसी समस्या के चलते, क्योंकि वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा था, इसी के चलते एक कर्मचारी, मेडिकल कर्मचारी जो है वो सुसाइड कर लेता है। बावजूद इसके तब भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, और अब नौबत ये आ गई कि केजीएमयू के ओपीडी जो सेवाएं हैं वो फिलहाल ठप हो गई हैं, क्योंकि मेडिकल कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जनहित में वापस लौटते हैं, इसी समस्या को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर अमित शर्मा संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से आपका रुख करेंगे अमित शर्मा, धरातल पर क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? कानपुर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे खराब स्वास्थ्य सेवाएं कानपुर को मिल रही हैं। कानपुर में जो सरकारी अस्पताल है उनमें इलाज ठीक से हो नहीं रहे हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है। ऐसे में जो अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पताल, जिनमें ना ही डॉक्टर है ना ही कोई अच्छा मेडिकल स्टाफ है, उसके बिना यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग इनसे प्रताड़ित होते हैं। इनके पास जब मरीज आता है तो ये उल्टा सीधा इलाज कर देते हैं, और उससे मरीज को भी परेशानी होती है। हमारे साथ पार्षद क्षेत्रीय जुड़े हैं, इनको भी समस्या हुई थी काफी। इन्होंने अपनी माता जी को यहाँ एडमिट कराया था एक जगह, फिर रिपोर्ट हुई थी। आपने एक रिपोर्ट कराई थी कल्याणपुर के अस्पताल में, कैसी रिपोर्ट थी? कानपुर डायग्नोस्टिक लैब है हमारे यहाँ, हमारी माता जी को ऑपरेशन होना था, तो 2 दिन पहले कराई थी। तो आज हम लोग हाईलाइट गए थे ब्लड लेने, तो हमने उनको सैंपल दिया उसमें इन्होंने O पॉजिटिव निकाला, और जब वो लोग परेशान हो गए हाईलाइट वाले, ये ग्रुप नहीं मिल रहा, ये ग्रुप नहीं मिल रहा, सैंपल दूसरा 2 बार 3 बार सैंपल ले गए। फिर उसके बाद जब दूसरी कराई तो O पॉजिटिव की बजाय A पॉजिटिव निकला है। तो कानपुर डायग्नोस्टिक की बहुत बड़ी कमियां है। ये यहाँ कमियां नहीं, इस पूरे वार्ड में हमारे 50 अस्पताल घरों में मोहल्ले में चल रहे हैं, ना किसी के पास लाइसेंस है। इसमें सीएमओ शांत बैठे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सेवाएं अच्छी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। डिप्टी सीएम जी ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं अच्छी सेवाएं क्या है। यहाँ घर घर तो हॉस्पिटल चल रहे हैं, घर घर अस्पताल चल रहे हैं, ना आईसीयू है ना कुछ है, जबरदस्ती का है सब खेल। ठीक, तो आपने देखा कि इस क्षेत्र के जो है पार्षद भी परेशान है, जिन्होंने अपनी माता जी को एडमिट कराया था, जिनकी रिपोर्ट यहाँ गलत दी गई थी। तो ऐसे में जो लोग हैं वो आम लोग भी परेशान है, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह चरमरा गई हैं। जी बिल्कुल, जो बदहाली की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्षद जो हैं या आम नागरिक, गरीब तबके के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किन किन दिक्कतों से दो चार होता है जब वो अपने मरीज को तीमारदार जब हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होता है कि उनके मरीज को उचित इलाज मिले। नोएडा का रुख कर लेते हैं, नोएडा की स्थितियों को लेकर जानते हैं।
बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। उससे पहले अनिल मीणा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, अगर बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या कुछ हाल नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की पहले भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में पहले बताया गया था। जनपद बुलंदशहर की स्वास्थ्य बदतर बनी हुई है। अगर हम बात की जाए आज की जो अस्पतालों की जाकर स्वयं की और लगातार देखा तो वहाँ मरीजों का ये हाल था कि मरीजों का जो कहना था 11:30 बजे तक डॉक्टरों का आना ही अस्पताल में वर्जित नहीं था। मरीजों का कहना है कि 11:30 बज चुके हैं और अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं। अगर रही बात फायर को लेकर, जिस तरह से लखनऊ में जो घटना हुई है उसके बाद में मुख्यमंत्री एक्टिव है और निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो आज के न्यूज ने ग्राउंड बुलंदशहर में जो ग्राउंड रिपोर्ट की वो पासु CSC अस्पताल की, अहमदगढ़ PSC की, शिकारपुर अस्पताल की तो वहां देखा गया कि कोई भी इस तरह के सिलेंडर नहीं है वहां, जिससे कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे कि घटना पर आग लग जाए या कोई बात हो जाए उसे काबू पा सके, तो वहां जो कर्मचारी उनसे भी बात की गई तो कर्मचारियों ने बताया कि सिर्फ एक सिलेंडर एक अस्पताल में एक बताया गया कर्मचारी के द्वारा और कहा गया कि बाकी जो सिलेंडर है वो स्ट्रॉन्ग रूम में अंदर रखे हैं और ताला लगा हुआ है। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार वो सिलेंडर स्ट्रॉन्ग रूम में क्या कर रहे हैं। घटना के समय अगर जो कर्मचारी है स्ट्रॉन्ग रूम का अगर वो वहां नहीं मौजूद होता है तो आखिरकार वो समय किस तरह से उसमें बचाव होगा। लेकिन लोगों की अगर बात की जाए तो वहाँ जो जिस तरह से जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान दवाई लेने आ रहे थे, उनसे भी बातें की गई तो उन लोगों का सिर्फ यही कहना था कि जो डॉक्टर है वो जो अस्पताल से तो सिर्फ पैरासीटामोल यही एक गोली देते हैं, लेकिन जो बाकी अन्य जो दवाई है वो बाहर के लिए स्टोर पर लिखते हैं और जिससे कि स्टोर पर जो लिखते हैं बाहर के जो स्टोर है वो उनसे कहीं ना कहीं डॉक्टरों की साठगांठ है। साठगांठ के द्वारा जो एक रुपए की जो दवाई है बाहर स्टोर से वो 20 रुपए की मिलती है, जिससे कि उसे बंदरबाट किया जाता है। बिल्कुल, और इसी सवाल को उठाया है पूर्व CM अखिलेश यादव ने कि स्वास्थ्य मंत्रालय दवाइयां और जांच माफियाओं से साठगांठ और डॉक्टर की नियुक्ति और तबादले को लेकर ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए भी हैं। शुक्रिया अनिल मीणा, ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बुलंदशहर की भी स्थिति स्वास्थ्य जो व्यवस्थाओं को लेकर जर्जर नजर आ रही है, यहाँ पर मरीजों को भटकना पड़ता है। दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा, मैं सच्चाई को कहे बगैर रह नहीं सकता जी। और सच्चाई सुनकर सरकारों को और कुछ वर्ग के नेताओं के जो है न कटे गले कटे ऐसे हो जाएंगे लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है 50% तो ऐसे ही आरक्षण था, इसके बाद इन्होंने कर दिया शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, अगर सवर्ण के बराबर आपके नंबर आएंगे तो आप बैकवर्ड को पहले ले लिया जाएगा। इसका 70-80% वही भरेगा इधर 10-15 सालों में। अब हुआ क्या कि जो पुराने लोग निकलते गए, अब काम करने के समर्पण किसी में नहीं। हर डिपार्टमेंट में जातीय संगठन बने हुए हैं और ये जातीय लीडर उनकी पीठ ठोकते हैं, इसलिए अब कोई डिपार्टमेंट नहीं चल पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है ढंग से। और जो हो रहा है धीरा मुश्किल से थोड़ा बहुत हो जाता है, उसकी पीठ भले गवर्नमेंट ठोक ले। और गवर्नमेंट से मेरी गारंटी है कि आपने जिन जातियों को भगाया है इस देश से, लोग 3 करोड़ बाहर रह के काम कर रहे हैं, जाकर के सबको निकाल दीजिए और चलाकर हिंदुस्तान को दिखा देना। गिरीश जी, आपकी नाराजगी जायज है क्योंकि इस तरीके बदहाली की तस्वीरें जिनको चुस्त दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं और तमाम योजनाएं शासन स्तर पर चलाई जाती हैं कि आम जनमानस को सहूलियत मिले, लेकिन वो सहूलियत तो नहीं मिलती और तीमारदार से लेकर मरीज तक परेशानी की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं। जनहित में हम बात कर रहे हैं लगातार स्वास्थ्य की बदहाल तस्वीर को लेकर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं श्याम सलोनी जी, आपका रुख करेंगे और भी जगहों की तस्वीरें और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो हमारे संवाददाता साझा करेंगे, क्योंकि बदहाली का जो आलम है वो अब विपक्ष के जो नेता हैं या समाजवादी पार्टी के जो पूर्व CM हैं उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कई सवाल उठाए हैं। हालांकि ये मामले सदन तक भी पहुंचे हैं। ये व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए गए वो अब उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं हैं? और एग्जाम्पल के तौर पर PGI की यह घटना काफी है। श्याम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, सुन पा रहे हैं। चप्पल घुमा दिया। श्याम जी, सुन पा रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बतलाऊं। PGI में जो घटना हुई वो निस्संदेह एक बहुत दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल से संज्ञान में लिया। डिप्टी CM हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य का पूरा विभाग देख रहे हैं, आदरणीय
पाठक जी वहां गए और पूरा मौका मुआयना करके उन्होंने सख्त आदेश किए हैं, जो भी इसमें दोषी होगा, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना कैसे हुई, फॉल्ट कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच बिठा दी गई है। रही बात पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी को केवल मौत पर राजनीति करने का शौक है। जब स्वास्थ्य मंत्री हमारे मानकों को लेकर तो बात की जाएगी ना श्याम जी, ठीक है, विपक्ष में होने के नाते सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आम जनता की सहूलियत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये सवाल जायज हैं। जो अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ रही है, आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ रहा है, अगर तो मरीज कैसे अस्पताल टाइम से पहुंचेगा, कैसे उसका इलाज शुरू हो पाएगा, और ये तस्वीर हर रोज सामने आती है। मैं आपको बतला रहा हूं, ये घटनाएं कभी कभी टेक्निकल परेशानी की वजह से आ जाती है। ये मशीनरी है, कभी कभी कोई टेक्निकल परेशानी आती है, उसकी वीडियो बन जाती है, वो प्रकाशित हो जाती है, उसमें एक विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। आप समझिए, भारत में एक ऐसी बीमारी आई कोरोना, पूरे विश्व में जो त्राहिमाम हो गया था, उस बीमारी से वापस से दस्तक देने वाला है, वापस से नया वेरिएंट आ गया है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, ऑडिट का जिक्र किया जा रहा है। बीमारी से केवल हमारे मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार ने जिस तरह से उस पर काबू पाया, पूरे विश्व को हमने जो वैक्सीन दी, उस वैक्सीन पर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने उंगली उठाई। स्वास्थ्य मंत्री जब अस्पतालों का दौरा करते हैं, आकस्मिक निरीक्षण करते हैं, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उस पर भी उंगली उठाते थे कि स्वास्थ्य मंत्री भ्रमण करने जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री नहीं जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उंगली उठाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री दिखाई नहीं देते हैं। ये अखिलेश यादव जी का एक काम है, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक अलग विषय है कि वो अपने कार्यकाल में पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री नहीं थे, संवैधानिक पद पर बैठे थे मुख्यमंत्री के, लेकिन वो 4.5 मुख्यमंत्रियों के ऊपर हावी थे, इसलिए उनको उतनी ठीक है। आप इस लिहाज से मत सोचिए कि विपक्ष ने ये सवाल उठाए, इस लिहाज से तो सोच ही सकते हैं, सत्ता आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, मरीजों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सक्रिय नजर आते हैं। बावजूद इसके ये बदहाली की तस्वीर जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कमी कहाँ है? कमी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं, वापसी करेंगे श्याम जी आपकी। विवेक पांडे जी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं, हालांकि इन्हीं मुद्दों को उन्होंने सदन में भी उठाया था, और जिस तरीके का फॉल्ट बता रहे हैं श्याम जी, क्या लगता है, सोच में फॉल्ट है या वाकई ये टेक्निकल फॉल्ट है? नहीं, इनकी सोच के साथ टेक्निकली डिग्री वाली फॉल्ट तो सबको पता ही है भाई, डिग्री भी टेक्निकली फॉल्टेड ही है। और सबसे बड़ी बात है कि डेट ऑफ बर्थ भी अगर देखी जाए तो दो डेट ऑफ बर्थ जिस इंसान की हो वो भी टेक्निकली फॉल्टेड ही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज भाजपा जिस तरीके से केवल और केवल प्रचार प्रसार, मीडिया के धक्कों से, जुमलों से या दुर्व्यवस्थाओं से अपनी कमी को छुपाना चाहती है, मैं आपको चंद शब्दों में इसको स्पष्ट कर दूंगा। और इसका पूरा जो खांचा है, क्यों भाजपा इन मुद्दों पे नहीं सही उतर पा रही है, वो बता देता हूँ। देखिए, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी जुमलों से प्रशासन, मीडिया के धक्कों से शासन, ईवीएम के धक्कों से निर्वाचन, 5 किलो मुफ्त राशन से कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का भक्षण, भगौड़ों के चंदों से राजनीतिक जीवन, आत्ममुक्त अहंकार से संसद का सदन, धर्म के आडंबर से दुशासन, और अंतिम मोदी शाह बीजेपी के फर्जी नेताओं के भ्रम से देश का संचालन कर रही है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा इसी सत्य को स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार है। भाजपा आज जो कह रही है कि टेक्निकल फॉल्ट है, मतलब आपको बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है। आपके स्वास्थ्य मंत्री वो केवल प्रचार प्रसार मंत्री बन के रह गए हैं। वो छापे तो मारते हैं, उनको तो हम छापा मार मुख्यमंत्री कहते हैं, डिप्टी सीएम कहते हैं। वो छापे मारते हैं, लेकिन उन छापाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वो छापे मारते हैं, लेकिन अधिकारी उनकी सुनते नहीं। वो छापे मारते हैं, लेकिन किसी अधिकारी पे कोई गाज नहीं गिरती। वो छापे मारते हैं,
लेकिन क्या करे, उसके बाद भी अस्पतालों में बेड पे कुत्ते और या सांड सोए हुए दिखाई देते हैं अस्पतालों की फर्शों पे। वो छापे जरूर मारते हैं, लेकिन उन छापों को मीडिया में दिखाने के बाद उनकी फजीयत और कर दी जाती है। और वो जितने छापे मारते हैं उसके बाद यही लगता है कि एक प्रचार मंत्री है, एक स्टूल मंत्री और एक छापा मंत्री है। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, केवल चुनावी मोड में रहने से आप स्वास्थ्य सेवाओं पे या व्यवस्थाओं पे सुधार नहीं कर सकते। उसके लिए इसका जवाब लेंगे। आपको टेक्निकली साउंड लोगों की जरूरत है, उसके लिए टेक्निकली वेल एजुकेटेड लोगों की जरूरत है, उसके लिए टेक्निकली वेल प्लान करने वाले लोगों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप भारतीय जनता पार्टी में तो देखा जाए तो वेल एजुकेटेड लोग ही हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए। अगर वेल एजुकेटेड लोग हैं तो वो कार्यप्रणाली में दिखना चाहिए ना। डिग्रियां केवल एजुकेशन के नाम के लिए नहीं होती हैं, वो एजुकेशन को मुझे लगता है कि इन्होंने पढ़ाई भी की है कॉलेज के बाहर रह करके। जिस तरीके से जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था लेकिन मोदी जी की डिग्री कंप्यूटर वाली दिखाई जाती है, उसी तरह इनकी डिग्रियां भी हैं। भाई अनएक्सपीरियंस लोगों को बिठा रखा है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, नॉन एक्सपीरियंस लोगों को दे रखी है ऐसी जिम्मेदारियां जिनको की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि मेडिकल लीगल से रिलेटेड कोई अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन होता जो कि इसको प्लांट वे में इंप्लीमेंट करता। आप देखिए कोविड आ रहा है, जिस तरह से कोविड की, चलिए इसको लेकर हम बात करेंगे। विवेक जी वापस लौटते हैं, क्योंकि हकीकत भी दिखाना दर्शकों को बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कहां पर जिनके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और धरातल पर वो वाकई उस तरीके से नजर आ रही है व्यवस्थाएं या नहीं है। और इसीलिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, आप रुक करेंगे, अलीगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं? चुस्त दुरुस्त हैं या फिर जो दावे किए गए वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बिल्कुल राम भरोसे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सीएमओ जो है वो अपने कमरे से निकलकर बाहर ऑडिट करने का प्रयास नहीं करते। जिस तरीके की अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई है कि हॉस्पिटल जो प्रांगण है वहाँ पे जो है कुत्ते या आवारा पशु विचरण करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चारों जो हॉस्पिटल जो परिसर है चारों तरफ वहाँ पूरी तरीके से गंदगी व्याप्त है। अगर यहाँ कोई मरीज अपना इलाज कराने आता है तो वो इलाज की तो बात अब थोड़ी, वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से 4 बीमारियां अपने साथ लेके और जाएगा। और वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिस तरीके से अग्निशमन के जो इन्होंने इंतजाम यहाँ हॉस्पिटल परिसर में कर रखे हैं, तो वो जो सिलेंडर इन लोगों ने लगा रखे हैं वो भी एक्सपायरी डेट के हैं। आग लग जाए या कोई और अगर हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की बात करें या सीएमओ की बात करें, उसके अलावा या जिलाधिकारी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हाथों पे हाथ रखे बैठे अपने ऑफिसों में साफ तौर पे वो देखे जा सकते हैं। वहीं जो है सीधे तौर पे अस्पताल जो परिसर है वहां आके ये देखने का कभी प्रयास नहीं करते कि आखिर मरीजों को किस तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की असुविधाएं मरीज झेल रहे हैं। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पूरी तरीके से फैली हुई है, जिनका संज्ञान जो है कोई बड़ा अधिकारी जिले का लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विश्व प्रताप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अलीगढ़ की ये ज़मीनें हकीकत थी जो हमारे संवाददाता विश्व प्रताप ने बताई, और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे लगता है ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। और इसीलिए जब भी कोई घटना सामने आती है तो लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस पर संज्ञान लेते हैं, नज़र बनाए रखते हैं और रिपोर्ट लेते हैं। और अभी कोरोना को लेकर देखा जाए तो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिसको लेकर ऑडिट के लिए निर्देशित किया गया है। अब कितनी व्यवस्थाएं होंगी ये फिलहाल देखना होगा। गरीब और आम आदमी का तो बेड़ा ही गर्क है, अगर वो अस्पताल में जाता है तो अव्यवस्थाओं से इतना दो चार हो जाता है कि वो थक हार कर वो कोसता हुआ नजर आता है। लेकिन जिम्मेदारों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नोएडा का रुख कर लेते हैं। मुनिंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं, स्वागत मुनिंद्र। अगर देखा जाए नोएडा की स्थिति की बात करें यहाँ पर, तो नोएडा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं? क्या कुछ है जमीनी हकीकत? जी बिल्कुल, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में काफी अच्छे अस्पताल बताए जाते हैं। जिम्स की बात करें ग्रेटर नोएडा में या नोएडा के अंदर बात करें तो हॉस्पिटल इनके अपने सरकारी हैं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, अच्छी खासी बिल्डिंगें बनाने के बाद भी आज स्थिति ऐसी है नोएडा की कि अगर आप एक इंजेक्शन कुत्ते काटने का इंजेक्शन लगवाने भी जाए तो उसके लिए आपको 4-4, 5-5 दिन वेट करना पड़ सकता है। स्थिति इतनी बुरी है। अभी जैसे कि कल लखनऊ की घटना थी, आज हमने जब यहाँ पर अस्पताल में जाके चेक किया तो जिनका फायर फाइटिंग सिस्टम है पिछले 1-1.5 साल से काम ही नहीं कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें हैं जो जंग खा रही हैं, कोई उसको मेंटेन करने वाला नहीं है, कोई इमरजेंसी में फायर फाइटिंग सिस्टम को चलाने वाला नहीं है। और स्थिति इतनी
भयंकर है कि जब हम उसमें हम गए तो आरओ प्लांट का जो सिचुएशन है आरओ प्लांट की, वहां पे काई जमी हुई है, फर्श पे पानी जमा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है अगर बात करी जाए नोएडा के सरकारी अस्पताल की। जी बिल्कुल, शुक्रिया मुनेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो नोएडा की जो ज़मीनी हकीकत है वो भी आपके सामने है, किस तरीके की स्थितियां, यानी कि मशीनों में जो बजट आ रहा है उसे मशीनों में खर्च किया जा रहा है, लेकिन यहां पर दुर्भाग्य देखिए कि उन मशीनों के लिए जब व्यक्ति नहीं है वहां पर उचित व्यवस्था, डॉक्टर देखा जाए जहां पर तैनाती होनी चाहिए वहां पर नजर नहीं। इस सवाल को भी उठाया गया है समाजवादी पार्टी के, अगर देखा जाए पूर्व सीएम ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो जब मशीनों को चलाने वाला ही नहीं होगा तो उसका यूटिलाइज किस तरीके से होगा? श्याम जी, कैसी व्यवस्थाएं ये कैसी हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं या उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है? सोनी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। जो हमारे मित्र पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो बतला रहे हैं जी, ये अपनी बातों से अपने नेता को तो प्रसन्न कर सकते हैं। इनकी बातें देखिए, 5 केजी राशन की बात करते हैं, ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। इनकी नजर में क्या है कि जनता राशन को लेकर के वोट दे रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी का शासन सुशासन नहीं होता तो क्या बार बार नगर निगम में मेयर भाजपा के बनते? क्या जनता जागरूक नहीं है? यदि भारतीय जनता पार्टी का शासन सुशासन नहीं होता क्या इतने पार्षद बनते? बार बार विधायक, इतनी संख्या में विधायक और सांसद चुन करके आते? ये जनता के विरुद्ध रहते हैं, जिनका केवल एक ही काम है कि अपने नेता को प्रसन्न करना, केवल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना। जनता से इनका कोई न तब सरोकार था न अब सरोकार है। हाँ, ये अलग विषय है, कुछ कमियां आई हैं, कुछ कमियां हमको महसूस हुई हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे नेता भी देख रहे हैं आपके चैनल को, सभी सम्मानित चैनल है, बड़ा चैनल है। आपने जो दिखाया है एक पहलू अभी ये दिखाया है जहाँ कमियां हैं, आपने वो चीज दिखाई जो कमियां है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो कमी सामने आई है इसका उपचार किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। कैसे कमी आई, कहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ये, लेकिन ये वो कमियां हैं श्याम जी जो तस्वीरों और कैमरों में कैद हो जाती हैं और उनको लेकर हम बात करने लग जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो और भी बदतर नजर आती है। इसीलिए व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जनहित में इस तरीके की प्रोग्राम इसीलिए जिनसे आम जनता दो चार होती है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय महाराज जी ने आदेश किए हैं, अधिकारियों को भी सख्त किया है और आप देखिए परिणाम आपको। इसके बावजूद भी सख्ती का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों? डेंगू के मरीज इतने पाए गए, अभी आपने देखा डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है, वार्ड भरे पड़े हैं। अभी कोरोना देखा जाए, चलिए प्रोग्राम में वापस लौटेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विवेक जी वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। अधिकारी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं, उसी क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इस योजना को संबल प्रदान करने के लिए आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बना करके हर एक वंचित को, दबे कुचले को, गरीब को, दलित को उस तक शासन की योजना का लाभ पहुंचा करके उसके जीवन में परिवर्तन ला करके 2047 तक भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। प्रोग्राम में वापस लौट रहे हैं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? विवेक पांडे जी का रुख करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने की कि जनता के विरुद्ध, भाई देश के संसद से सांसदों को 100 से अधिक सांसदों को बाहर करने वाली भाजपा वो कहती है कि समाजवादी पार्टी जनता के विरुद्ध है, जिसके खुद के सांसद संसद से बाहर कर दिए गए। वाह,
ये तो सीधे सीधे जनता को नकार दिया भाजपा ने। जहां जहां जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया, बात आ जाए, जहां जहां भाजपा ने जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया, उसी सांसदों को आपने निकाला। श्याम जी यहाँ बोल क्या लेने आपने दीजिए। किसी भाजपा के एक सांसद को बाहर किया है? आपने तो सीधे सीधे जनता के जनादेश को नकार दिया भाई साहब। आपने उसी सांसदों को बाहर किया जो कि जनता के प्रतिनिधि बनकर जनता के विकास के मुद्दे उठाते थे सदन में, और जहां भाजपा को वोट नहीं मिलेगा देश विरोधी कौन है वो आपने दिखा दिया। दूसरी बात सुन लीजिए, अरे हाथी मत होइए, रुक जाइए। राजस्थान में आपने 450 रुपए सिलेंडर की बात की थी, और आज आपकी मैनिफेस्टो में आपने पलट दिया, सरकार बनते ही पलट दिया। केंद्र सरकार बोल रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं थी। तो देश को झूठ कौन परोसता है वो भी सार्थक है। और अभी बहुत अच्छी बात आई प्रधानमंत्री जी की संकल्प यात्रा। अरे प्रधानमंत्री जी आज तक यही तय नहीं कर पाए कि उनका संकल्प क्या है और किसके लिए है। आज तक वो कंफ्यूज की तरह से अपनी लेकिन फिर भी विवेक जी, फिर भी लोगों को मोदी के वादे पे गारंटी है। और आपने देखा विधानसभा 3 राज्यों के रिजल्ट क्या कुछ सामने आए। आगे लोकसभा चुनाव है, ये बेसिक मुद्दे हैं। भाजपा सत्ता में नहीं थी, भाजपा सत्ता में नहीं थी, और आज देखिए जहां भी ये जीत रहे हैं केवल 1200-1500 के डिफरेंस से जीत रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं आज भाजपा प्रवक्ता को, 75 जिले में 5 जिले मात्र। लेकिन वोटिंग प्रतिशत कुछ भी रहा हो, पेपर से चुनाव बिल्कुल विवेक जी आपके पास इत्तेफाक रखते हैं। 5 गांव मांगे थे, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। मैं 5 जिले कहता हूं, 75 जिलों में बैलेट पेपर से चुनाव करा के अपनी योग्यता साबित कर दें। हम ईवीएम पे भी चुप हो जाएंगे, करवा लें, चुनौती मैंने स्वीकार कर लें। विवेक जी चलिए, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अरे हम 5 जिलों की बात कर रहे हैं। विकसित भारत में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी हमारे साथ और भी जगहों से जुड़े हुए हैं। कुलदीप पंडित का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कह रही हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर बागपत में अगर हम बात करें तो कहीं पर है कि यहाँ पर जिस तरह से गंदगी है या चिकित्सक वहाँ पर नहीं उपलब्ध है, उनसे मरीजों को और उनके तीमारदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पूर्व जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जो बागपत के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने औचक निरीक्षण वहां पर किया, रियलिटी चेक वहां पर किया, तो 11 बजे तक भी सीएमओ सहित अन्य डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उनका 1 दिन का वेतन काट दिया गया। तब निरीक्षण होता है तो उस समय डॉक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं, मरीजों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से गंदगी है वहां पर है, या हम फायर की बात करें तो फायर की व्यवस्थाओं के लिए जो जिला अस्पताल है या अन्य अस्पताल है वो चिट्ठी लिखते हैं और प्रशासन को चिट्ठी जाती है, लेकिन वहां से उसके बाद भी कोई सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन जैसे एसपीजी में जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर जिस तरह से पूरा प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो घटना के बाद एक्शन मोड पर दिखाई देता है। यदि घटना से पहले ही इस तरह से जो समस्याएं आती है, अगर उनको सही तरीके से वहां पर उपलब्ध करा दिया जाए या उन समस्याओं से निजात पाने के लिए वहां पर उपकरण लगा दिया जाए, तो इस तरह की समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है। बिल्कुल कुलदीप, शुक्रिया। ये बागपत की तस्वीर थी और बागपत का हाल था जो बयां कर रहे थे हमारे संवाददाता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए कुलदीप। हमारे साथ विवेक पारासरी भी जुड़े हुए हैं बरेली से। बरेली की स्थिति थोड़ा जान लेते हैं, क्या कुछ है यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। विवेक, देखिए, मैं बरेली के आंवला की बात करूंगा, जहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले काफी समय से गायनी जो महिला डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से प्रसूताओं का यहाँ पे डिलीवरी होती है, किस तरीके से मामले वहां से निपटते हैं, इसमें कहीं भी किसी अधिकारी ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ बात करें स्टाफ की, तो स्टाफ की भी भारी कमी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। बात करें प्राइवेट अस्पताल की, तो कल से मैंने आज तक जो ग्राउंड जीरो पर यहाँ पे जाके यहाँ पे व्यवस्था देखा, तो फायर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे किसी भी अस्पताल में कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, कुछ 5 से 7 अस्पताल जो मैंने देखे, उसमें सबसे बड़ी समस्या गरीब नवाज हॉस्पिटल जो यहाँ पे कहा जाता है लोकल में प्राइवेट अस्पताल है, तो यहाँ पे एक महक हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक वैष्णवी हॉस्पिटल है, तमाम जय अम्बे हॉस्पिटल है, तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे फायर की व्यवस्था ही नहीं है।
क्योंकि लखनऊ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इन अस्पतालों को कहीं ना कहीं आकर नोटिस देना चाहिए, इन्हें कहीं ना कहीं जब तक ये अपनी व्यवस्था में सुधार न करें इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय में फंस जाती है सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप में फंस जाती है, और जब ये मौका आता है और उस समय ये बातें सारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये चुनावी जुमलेबाजी और फिर इसके बाद ये ठंडे बस्ते में चले जाते हैं ये दावे, और आम जनता इन्हीं दिक्कतों का सामना करती रहती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बरेली की आंवला की तस्वीर थी, ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट सामने आई। श्यामलाल जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कानपुर से अमित शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा, देखा जाए ऑडिट की बात निकलकर सामने आ रही है, साथ ही कोरोना को लेकर एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है। अभी देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ये बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। अब कितना चुस्त दुरुस्त आने वाले समय में किया जाएगा? क्या कुछ सतर्कता इस वायरस को लेकर देखने को मिल रही है? कानपुर के हैलट अस्पताल और उर्सला अस्पताल में इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना आने से पहले ही जैसे ही इसके आसार नजर आए तो उन्होंने वहां वार्ड की तैयारी कर ली है। उनका ये मानना है कि उनके डॉक्टर्स तैयार हैं, उनकी टीम तैयार है। लेकिन अगर उनके पीछे के कारनामे देखे जाएं तो ये नहीं लगता है कि इस तरीके के काम हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की जाती है और प्राइवेट नर्सिंग होमों को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनके वादे पूरे होंगे। और जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उन पर किस तरीके से हिला हवाली की जाती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी प्रकार की एनओसी लिए सैकड़ों की संख्या में अस्पताल कल्याणपुर के आवास विकास में संचालित हो रहा है। और बड़ा मामला यह है कि कल्याणपुर सीएससी जो है सरकारी वाली, उसके जो कर्मचारी हैं वो अपना निजी अस्पताल चला रहे हैं। वो वहीं सीएससी के आसपास अपना निजी अस्पताल डाले हुए हैं। जो गरीब किसान मजदूर सीएचसी पहुंचता है तो उसे निजी अस्पताल ले जाते हैं, फिर उसके साथ लूट की जाती है कायदे से। जी शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। श्याम जी, अब आपका रुख कर लेते हैं। हालांकि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर जनता का इलाज, मुझे लगता है सही तरीके से वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं की गई, तो अब जनता कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता का इलाज कर दे, राजनीतिक दलों का इलाज करना शुरू कर दे। और इसी बात का जिक्र किया भी गया है पूर्व सीएम की तरफ से। मैं एक बात आपको बतला दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय महाराज जी, वो आपके चैनल को बड़े गंभीरता के साथ देखते हैं। और जो शिकायतें आप जो लाते हो ना, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सी कमियां हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, वो कमियां भी मिलती हैं। गनीमत है, कम से कम देखते तो हैं, तो इन समस्याओं का संज्ञान भी लें। वो लेते हैं, आप देखिए, वो लेते हैं और आपके न्यूज का संज्ञान लेने के बाद वो उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये आज जो आपने दिखाया है कहीं जो समस्याएं हुई हैं, इसका भी समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये आपसे विश्वास दिला रहा हूं। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, आते हैं विवेक, 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव को देखते हुए, चूंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो केवल जनता को भ्रमित करेगा। और जनता मोदी जी की गारंटी पर चल रही है। अच्छी बात है, ठीक है, विपक्ष मुद्दे के तौर पर भुनाना चाहता है इन समस्याओं को, लेकिन सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि आम जनमानस को सहूलियत हो बजाय दिक्कतों के। लेकिन हम हकीकत पर बात कर रहे हैं। अगर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस हकीकत को बयां कर रहे हैं तो जमीनी हकीकत कुछ ऐसी ही होगी। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ना ही ये कोई प्रिंट मीडिया है कि हमने छाप दिया अपनी मर्जी से। हम दिखा रहे हैं और उन्हीं तस्वीरों पर हम बात कर रहे हैं। एक दर्शक इसी बीच मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। इसके बाद विवेक जी आपका रुख करेंगे। चलिए, मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। विवेक जी आपका रुख करेंगे। मुझे तो लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके के न्यूज के पत्रकारों को भी नकार रहे हैं। मतलब इनके अंदर आत्ममुग्धता और हठ किस कदर हावी है कि ये जो गलतियां जमीनी स्तर पे दिख रही है उनको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहरहाल ये तो इनके आचरण में है। लेकिन मुझे लगता है कि कोविड की जिस तरह से आशंका दिखाई दे रही है, क्या इस बार कोविड पे व्यवस्थाओं को लेकर के, प्लान ऑफ एक्शन को लेकर के पहले से सरकार तय है? योगी जी तो दौरे पे लगे हुए हैं, योगी जी तो सरकार बनवाने में लगे हुए हैं, 24 के चुनाव में लगे हैं। अरे रुक जाइए। ठीक है, क्योंकि समय कम है विवेक जी, जल्दी से बात अपनी पूरी कर लें।
मेरे पैन कार्ड से चेक लगवा लीजिए। मैंने बूस्टर भी लगवा रखी है, मैंने बूस्टर भी लगवा रखी है। अरे सुन लीजिए महाराज, या मोदी जी की वैक्सीन किसी की कॉपीराइट नहीं है, वैक्सीन किसी की कॉपीराइट नहीं है। अरे सुनिए, प्रधानमंत्री पर विश्वास अरे सुनिए, वैक्सीन किसी की। चलिए ठीक है, चूंकि समय कम है हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आमेश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आज उस हकीकत पर हम बात कर रहे थे जिन हकीकत को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, और जब ऐसी अव्यवस्थाओं से, ऐसे दिक्कतों के संबंध में जिम्मेदारों से के न्यूज संपर्क साधने की कोशिश करता है तो वो जिम्मेदार बचते हुए नजर आते हैं, बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस समस्या का शासन स्तर पर संज्ञान लेना होगा। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।